दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखो और ये बताओ आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिल रहा है। एक चिड़िया है, वो एक कीड़े को खाना चाहती है पर लेकिन खा नहीं रही है। आखिर क्या रीज़न है ये चिड़िया इस कीड़े को खा नहीं रही है? तो इसको ध्यान से देख के बताना, इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है आज की लाइफ के लिए भी, आप लोगों के लिए और फ्यूचर की लाइफ के लिए भी। आखिर क्यों, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले आप लोग बोलो कि आप लोगों ने इससे पर्टिकुलर क्या सीखा। आया कुछ समझ में? ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपने मालिक के द्वारा बड़े ही लाड़ प्यार से पाली गई है। जब भी इसको भूख लगती थी, ये अपनी चोंच खोला करती थी, इसका मालिक इसकी चोंच में लाके इसका खाना डाल देता था और ये आराम से उसको निगल जाया करती थी। पर लेकिन यहाँ पर जब ये रियल लाइफ में आई, जहाँ पर अक्सर चिड़िया को, जानवरों को, इंसानों को, सबको अपना खाना इकट्ठा करके खुद से खाना पड़ता है, उस टाइम पर सिचुएशन खराब हो जाती है। उस टाइम पर इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो चोंच ऊपर अपना मुंह खोलेगी और ये कीड़ा इसकी चोंच में आकर अपने आप बैठेगा और ये इसको निगल जाएगी। पर लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे माँ बाप जो हैं वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं सारी समस्याओं से। जब हम लोग एक तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं, वो हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम लोग घर पे हैं, तो हमको प्रॉपर खाना मिल रहा है, अपने कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग घर पे मिल रही है, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जैसे कि राजा रजवाड़े के बेटे हों, बेटियां हों, बिल्कुल ऐसे ही। पर लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पर जाकर हॉस्टल में रहते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, तो फिर वहाँ पर कंडीशन समझ में आती है कि नहीं यार, दुनिया ऐसी नहीं है। जब आप लोग बाहर निकलोगे, लोग आप लोगों को ठगने के लिए तैयार रहेंगे, लोग झूठ बोलने के लिए तैयार रहेंगे, मौका मिलते आप लोगों का सामान चोरी करने के लिए तैयार रहेंगे। तब आप लोगों को रियल लाइफ में असली ज़िंदगी समझ में आती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा जागरूक और समझदार रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे हमेशा घर में रहते हैं, क्योंकि घर में उनको एक प्रोटेक्शन के जोन में पाला जाता है। तो आगे आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी है, आप लोगों के बच्चे होंगे आगे फ्यूचर में, आप लोगों की फैमिली होगी, जो भी होगा, उसको सिखाओ कि इन समस्याओं से कैसे डील करना है, ना कि 24 घंटे उसके मुंह में फीड करते रहो, खाना ला के डालते रहो। उससे आप लोग उसको बर्बाद करोगे। जब भी वो रियल समाज में आएगा तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पेरेंट्स के लिए भी और आगे आप लोगों के बच्चों के लिए भी ये एक सीख है जो आप लोग यहां से सीख सकते हैं, एक लाइव एग्जांपल के द्वारा। ओके, सही लगा कि नहीं? सीखा कुछ? बताना जरूर। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश कैसा है दोस्तों? हाई है कि नहीं? अगर नहीं है हाई, तो अभी आप लोगों का हो जाने वाला है हाई, क्योंकि एसएलवी फैमिली मेंबर जिनका नाम है इप्सिता, इनके द्वारा यहाँ पर 173 रैंक प्राप्त की गई यहाँ पर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जितने भी एसएलवी फैमिली मेंबर का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है ना, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कल स्टार्ट किया देखना और आज उनका सिलेक्शन हो गया है। वो लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूसली। आप लोग देखो यहाँ पर नवंबर 2019 से, ये नवंबर 2019 में यहाँ पर एक तरीके से एसएलवी फैमिली के साथ में जुड़े, और इसी के साथ में आज की डेट में हम लोग बैठे हुए हैं अक्टूबर, यही समझ लो, बस नवंबर ही आ गया 2022 का। तो ये वाली कॉन्टिन्यूटी, ये वाला डेडिकेशन, ये वाला डिसिप्लिन आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में आप लोगों को अपना नाम बनाना है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक दिन कर लेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, और इसी तरीके से बीच में गैप्स आते जाएंगे, तो ये जर्नी जो है ना बहुत लंबी आप लोगों की हो जानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, पर लेकिन जिस टाइम पर आप लोगों को चाहिए उस टाइम पर नहीं होगा। आप लोगों को बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं और उनके घर वाले भी यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि यार ये लड़की पसंद है मुझे, लड़का बोलता है, लड़की बोलती है ये लड़का पसंद है, इससे शादी करनी है। घर वाले एक शर्त रख देते हैं कि ठीक है, ये सिलेक्शन लेकर आओ और तुम्हारी शादी करा देंगे। तो हो सकता है कि वो इंसान जो कि आप लोगों को समझता है, आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के साथ में आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करता है, वो इंसान भी आप लोग खो सकते हैं अगर सही टाइम पर आप लोग सही जगह, सही करियर में नहीं होंगे। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तरीके से ये ड्यूरेशन जो होता है ना, ये एज, खासकर जब आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहते हैं 5, 6, 7 साल तक, तो सोचो अगर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को ओनली 1 या 2 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए कि 2 साल लग के मेहनत करनी है, 2 साल का प्रोसीजर हो जाता है जब आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और उसके बाद में सिलेक्शन लेके पूरी जिंदगी शानदार तरीके से एंजॉय करनी है, तब कैसा मजा आएगा ये बताओ आप लोग। तो इस तरीके से सोचो यार, और रेगुलर आप लोग कॉन्टिन्यूस तरीके से लगे रहो यहाँ पर, और एक सही तरीके से अगर डेडिकेशन के साथ में आप लोग लगे रहोगे, तो फिर ऐसा मेल आप लोग मुझे जरूर भेजोगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ।
ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक डेडिकेशन से ही देखने को मिलेगी। ये सारे एसएलवी फैमिली मेंबर का डेडिकेशन है, इतने लंबे समय से लगे हुए हैं और बहुत सारे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बाकायदा रेगुलर कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते थे, ठीक है, जिसके मैंने आप लोगों को दिखाए थे कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो रेगुलर कनेक्टेड थे यार। आप लोग खुद सोच के देखो, जो रेगुलर कनेक्टेड हो रहे हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक अलग से डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ यार वीडियो आ गई है, आंसर देना है। और इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पर जो मुझे लगी वो ये है, कई सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग में लिख ही नहीं पा रहे थे, उनको शर्म आ रही थी, कमेंट लिखते हुए नीचे शर्म आ रही थी। आप लोग सोचो कितना एक तरीके से हेजिटेशन होगा उनके अंदर, और उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज बड़ी ही स्लो वे में अगर आप लोग करते रहते हो ना, तो आप लोगों की हेजिटेशन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो दूर होना स्टार्ट हो जाती है। बोला गया है कि अगर लाइफ में आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं वो आप लोगों को वो मिल जाए, इसके लिए आप लोग स्लोली चलिए, पर लेकिन ये स्लोली जो है ना, ये फास्ट वे बन जाएगा आप लोगों का, जहां पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचाने के लिए। मैंने कहा था ना कि रेगुलरली मॉर्निंग में उठकर आप लोग 1 गिलास पानी पियो, 1 गिलास, कल को 1 गिलास में 1 घूंट और ऐड कर लो, 1 घूंट और ऐड कर लो, ऐसे ऐसे 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का 2 गिलास पानी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग उठ रहे हो 6 बजे, तो कोशिश करो आज जो है 5:55 पर उठना है, 5-5 मिनट बढ़ाते हुए चलो, कुछ ही दिनों के अंदर में आप लोग 5 बजे पहुंच जाओगे, और कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग 4 बजे पहुंच जाओगे, और कुछ ही दिनों के अंदर 3 बजे पहुंच जाओगे। अब आप लोगों को फिक्स करना है कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, जहां पर जाकर आप लोगों को अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं होगा जो आप लोगों का टाइम स्टार्ट एक तरीके से डिसाइड करेगा। ये आप लोग खुद से डिसाइड करिए। जब आप लोग ये चीजें खुद से डिसाइड करते हैं ना कि हाँ यार ये मुझे लेकर चलनी है चीजें, एक डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर आता है और एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया, किसी ने थोपा नहीं है आप लोगों के ऊपर, कोई थोपे आप लोगों के ऊपर कि ये काम आप लोग कर रहे हैं, वो इंसान को गवारा नहीं होता है, उसको इंसल्ट फील होती है। पर लेकिन वो खुद से करे और उसके अंदर से वो डेडिकेशन आए निकल कर, तो वो डेडिकेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता स्टार्ट होगा तो मोटिवेशन में इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि वो कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन आप लोगों के अंदर बना रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी मॉर्निंग में आते हो एक बार अपना शेड्यूल लिखा करो। कई सारे बच्चों के शेड्यूल देखा करो तो आप लोग के, तो नहीं कहते कि जमीन खिसक जाएगी आप लोगों के पैरे तले। वो 8-8 से 12-12 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, देखा करो नीचे शेड्यूल कई सारे बच्चों के। तो इस तरीके के बच्चे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा माहौल आप लोग बना सकते हैं अपनी खुद की लाइफ में। अगर आप लोग एक घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कहीं लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, आप लोग कहीं हॉस्टल में नहीं है, आप लोग अपने घर में हैं, तो आप लोग अपना टाइम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कंप्लीटली कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। अच्छे से चीजें को लेकर चल सकते हैं, एक डेडिकेटेड प्लान बना सकते हैं। खासकर वो बच्चे जिनको माँ बाप ये बोलते हैं तुम पढ़ लो और कुछ नहीं चाहिए हमें, इस तरीके के बच्चों के बारे में बात करो। और उनके लिए जो सोचो कि जिनके बच्चे भी हैं, उनको तैयारी भी करनी है, घर का काम भी देखना है, एक उस तरीके से सोचो। तो उनको तो और मेहनत यहाँ पर करनी पड़ जाती है। तो अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना, टाइम को चुराना पड़ेगा यार आप लोगों को डिसिप्लिन में रहकर। अगर आप लोगों को लगता है कि सारी चीजें रखी रखाई मिल जाएंगी, तो यार ये तो नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को इस तरीके की जिंदगी चाहिए तो फिर गलत जगह आप लोग आकर बैठ गए हो। तो ये चीजें आप लोगों को खुद से अंडरस्टैंड करनी है कि कहां से अपना टाइम निकालना है। छोटे छोटे, मैंने बताया था ना, एक ड्राइवर है रेल का, वो बंदे ने अभी मेल लिखा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। वो रेगुलरली बंदा जहां भी ट्रेन रुकती है, आप लोगों को पता है ट्रेन रुक के कम से कम 5 से 10 मिनट लेती है चलने में, वो उस बीच में लेक्चर कंप्लीट करता है अपना, जहां जहां पर भी ट्रेन रुकती रहती है और चलती रहती है। तो ये होता है डेडिकेशन। और कहीं ना कहीं आप लोग देखना, वो बंदा आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि आसान चीज नहीं है ये डेडिकेशन निकालना। ये एक तरीके से अपने आप को इतने डिसिप्लिन में लेकर आना, अगर कोई लेकर आ पा रहा है तो सैल्यूट है उस इंसान को यार। ये आसान चीजें नहीं होती है कि काम के बीच में से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेना। पढ़ाई में से नोटंकी करने के लिए टाइम निकाल लेता है इंसान, कि पढ़ाई करता करता पढ़ाई बैठा है, यूट्यूब खोल लिया, स्क्रॉल कर रहा है शॉर्ट, या इंस्टाग्राम पे रील पे पहुंच गया, लगा हुआ है कई घंटे तक, ये कर लेगा। पर लेकिन काम के बीच में से पढ़ाई का टाइम निकालना ये बहुत टफ है यार, क्योंकि वहां पर आप लोगों के डोपामाइन रिलीज नहीं होते हैं, वहां पर आप लोगों को मजा नहीं आता है, वहां पर आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वहां पर आप लोगों को काम करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। आराम से नहीं दिमाग जाता है। रील देखना स्टार्ट कर दो, आराम से दिमाग जाएगा, लगे रहोगे घंटों तक, मजा भी ये भी नहीं पता चलेगा टाइम कहां निकल गया। पर जरा सा पढ़ने लगो और एक्स्ट्रा पढ़ने लगो तो ये लगता है कि आज बहुत पढ़ लिया। तो वो चीजें है। बहुत सारे तो छुट्टी मार के बैठ गए। सबसे पहले तो मतलब हैप्पी छोटी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। पर लेकिन इतना तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यार, दीपावली फिर आएगी अगले साल, और फिर आएगी अगले साल, और फिर आएगी अगले साल। पर लेकिन अगर इस साल सिलेक्शन ले लोगे ना, तो भाई साहब आने वाले साल जो है बड़े सुनहरे बनने वाले हैं। वरना फिर अगले साल इसी तरीके से सेलिब्रेट करोगे आधे मन से। तो कोई भी काम आधे आधे करने से बचना है।
तो एक बार लग कर मेहनत कर लेनी है। और आप लोग के माँ बाप भी यही चाहते हैं यार, आप लोग के मम्मी पापा यही सपने संजोए बैठे हैं आप लोगों के लिए कि बच्चा आएगा और हमारे दुख दर्द दूर करेगा, हमारे लिए लग कर एक तरीके से मेहनत करेगा। और देखिए हर एक माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है, तो मोटिवेशन के लिए अपने मम्मी पापा से डेली बात कर लिया करो, सारी चीजें आप लोगों के सामने होगी। आई होप कि आप लोगों ने आज का शेड्यूल बना लिया होगा और कल का शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया होगा कितना अचीव किया है। अगर अचीव नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में सॉरी लिखना, आप लोगों को सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया था वो आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो खुद से आप लोगों को अपने आप को पनिशमेंट देना चाहिए कि आज जो है आधा घंटे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है, आज ना आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। ये पनिशमेंट भी ऐसा दो कि पढ़ने में आप लोगों का मन लगने लगे आप लोगों को, और जो पनिशमेंट भी हो वो भी आप लोगों की पढ़ाई में आप लोगों को सपोर्ट करे। आई होप कि सब समझोगे सारी चीजें और इंप्लीमेंट करोगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, नहीं ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको तो आप लोग भूल भी नहीं सकते, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो इनके सामने है, ठीक है। इनको तो सब जानते हैं तो पूछने को भी मतलब ही नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं जानते हो तो यार फिर तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा मुझे कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है फिर तो सॉफ्टवेयर के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है इनके सामने जो खड़े हुए इनके बारे में, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से मिले, हमारे होम मिनिस्टर जी से भी मिले फिलहाल अभी, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये पर्सनैलिटी कौन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो बताइए कौन है ये पर्सनैलिटी, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। पहले दो न्यूज़ है छोटी छोटी, फिर इसके बाद में कुछ बातें मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। सी जिनपिंग जो है हमारे सर पर नाचने के लिए अगले 5 साल के लिए तैयार है यहाँ पर, यानी कि आने वाले 5 साल और आप लोगों को ये सर पर नाचते हुए तैयार रहेंगे। अभी थर्ड टर्म जो है वो यहाँ पर कंफर्म की जा रही है इनके लिए। आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में कुछ ऐसी कंट्री हो गई है जहां पर लीडर फिक्स होते जा रहे हैं, जैसे कि सी जिनपिंग यहाँ पर तीसरी साल के लिए आ रहे हैं, तो एक सिंगल पार्टी है वही यहाँ पर अपनी दादागिरी चलाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये अपना आपको डेमोक्रेसी बोलते हैं, पर लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर कलंक है कुछ देश, उनमें से चाइना भी एक है। यहाँ एक ही पार्टी होती है और उसी पार्टी के आप लोगों को 5-6 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, उसी पार्टी के ABCD, और उन्हीं में से आप लोगों को एक चुनना है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे हमारी कंट्री में कई पार्टी हैं कि एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है। ये होती है कि रियल डेमोक्रेसी, जहां पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता रहते हैं, उनमें से आप लोगों को एक चुनना पड़ता है। जैसे हमारी कंट्री हो गई, USA हो गया, ऐसी ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, इजराइल हो गया, या फिर आप लोग यहाँ पर बात करें जैसे जर्मनी में अभी देखने को मिला, तो वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के लिए तैयार रहती है। पर सोचो जहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है उसी के 5 मेंबर दे दिए, मतलब फील करा रहे हैं तुमको कि भाई तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर रियलिटी में पावर जो है वो वहां पर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी जो वहां पर बेसिकली बैठे हुए हैं गद्दी पर। वो जनता को फील कराने के लिए कि हाँ तुम इलेक्शन में कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, तो वाली चीजें यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार है, तो ये इंसान जो है वो काफी खतरनाक है। अब तक तो हमारे देश के लिए कुछ भी अच्छा साबित हुआ नहीं है इंसान, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशन निकल के आती है, ठीक है। तो इनकी लोकल पॉलिटिक्स है। एक यहाँ पर जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। मोहम्मद बिन सलमान, इस इंसान की भी आप लोग जब उठाकर थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इनके द्वारा भी गद्दी पर आने के लिए कितने पापड़ बेले गए हैं। मतलब सारे घर वालों को उठाकर जेल में डाल दिया, जैसे ही पापा जो है थोड़ा सा साइड में होने स्टार्ट हुए तो सबको उठाकर साइड में कर दिया, तब जाकर ये पावर में आए और अब ताउम्र ये पावर में रहने वाले हैं, ठीक है। सेम पैटर्न में आप लोगों को बेसिकली पुतिन साहब देखने को मिलेंगे, वो भी गद्दी पकड़कर बैठ गए, वो भी वहां से जाने वाले यहाँ पर नहीं है। तो ये ऐसे देश हैं, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा आप लोगों को नॉर्मली अगर देखें वो देश जहां पर आप लोगों को देखने को मिला ना कोई पर्टिकुलर पावर जो है वो कोई पर्टिकुलर लीडर जो है पावर में बैठ गया। सबसे खतरनाक चीज वो है कि एक तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है वहां पर, और दूसरा वो लीडर जो है वो डिक्टेटर की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया का लीडर बेसिकली लोडर बोल रहा हूँ लोड करके बंदूक रखता है हमेशा, ठीक है। तो वो है बेसिकली, नाम क्या है उसका, किम जोंग उन, ठीक है। तो पहले उसके दादा, फिर उसके पापा, और आज के डेट में वो बंदा एंजॉय कर रहा है लाइफ को, ठीक है। तो ये कंडीशन है, चलिए वो तो सही बात है अपनी जो भी है, पर हमारे देश में डेमोक्रेसी है ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंट्री में जो आर्मी है वो भी उस डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करती है। म्यांमार वैली और इसी के साथ में और कई सारे देश में जो कंडीशन बनती है तख्ते को पलट दिया जरा सी देर में, वो सिचुएशन हमारे देश में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की एक अच्छाई आप लोग बोल सकते हो। ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये हमारी कंट्री की विजिट पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं अभी नवंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ पर विजिट करने जाएंगे इंडोनेशिया, और G20 की मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर 16 नवंबर तक G20 की आप लोगों को इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी। तो ये जो G20 की मीटिंग यहाँ पर हो रही है आप लोगों को पता है अब की बार इंडोनेशिया में हो रही है, इससे पहले ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी आप लोगों को बताना है, और नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है वो इंडिया के अंदर होने वाली है।
तो ये ट्रायो का है, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस ट्रायो का में I3 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो वो जहां पर ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, एक वो जहां पर मीटिंग होने वाली है, सॉरी हो रही है अभी जैसे नवंबर में, और एक वो जहां पर होने वाली है। ये 3 कंट्री को मिलाकर ट्रायो का बनाया जाता है। ये ट्रायो का चेंज होता रहता है, जैसे ही यहां पर इंडिया के अंदर मीटिंग होगी, नेक्स्ट ट्रायो का कौन होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कंट्री यहां से हट जाएगा। पर फिलहाल याद रखने के लिए याद रखिएगा I3 ट्रायो का यहां पर है आप लोगों के सामने। तो पहला कौन है वो बताना है, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा है इंडिया। तो यहां पर उसकी मीटिंग पर ये रहेंगे और फिर इंडिया की विजिट पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आगे इंडिया के अंदर भी यहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है। तो G20 की मीटिंग जो इंडिया के अंदर होने वाली है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं 2020 में G20 की मीटिंग, यानी कि 2020 में यहां पर थी, अभी यहां पर 21 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, 22 में इंडिया के अंदर है, फिर 23 में देखेंगे कहां पर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो दिल्ली के अंदर विजिट होगी तभी आप लोगों को इंडिया के अंदर विजिट जो है वो इस तरीके से अटेंड करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी आना जाना लगा रहता है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बेसिक है, हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। अच्छा, दुनिया में अगर कोई लीडर चूज करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूं यार ये लीडर सबसे मस्त है, तो किस लीडर को आप लोग चूज करोगे? मतलब अपने देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मतलब दुनिया में अगर आप लोग देखो कि ये लीडर हमारे देश के लिए भी अच्छा है और यार ये बंदा बड़े सही तरीके से अपने देश को लेकर चल रहा है, कोई है ऐसा लीडर आप लोगों की नजरों में? जरा नजरें घुमाओ और बताओ। पाकिस्तान का तो मत बोलना कम से कम, क्योंकि वहां पे तो अलग ही माहौल चल रहा है, ठीक है। इमरान खान साहब के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए, मान लिया कि उसको एक तरीके से दूध में से निकाल के मक्खी फेंक दी बाहर, वो वाली हरकतें चल रही है। चलिए बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। फीडबैक जरूर देना, जैसी भी वीडियो आप लोगों को लगती है, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं वीडियो के बारे में। कोई आप लोगों को लगता है कि वीडियो के अंदर ये चेंज होना चाहिए, वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं उनके आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि जैसे आप लोग आंसर देते हो वैसे ही आप लोग SLV कमांडो बन जाते हो। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेगुलर प्रॉपर वे में आंसर दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं IAS जो मृदु के द्वारा। तो बहुत ही प्यारे, काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं। इनके आंसर मैं पिन कर देता हूँ लास्ट डे के जो आंसर रहते हैं। जिस किसी को भी आंसर देखने हैं वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग ढंग से आंसर दोगे तो आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे और मैं आप लोगों को याद रख पाऊंगा। जैसे इनके आंसर देखा करो, आप लोग हमेशा बहुत ही अच्छे आंसर रहते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो कि मुझे नाम याद होते जा रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर आंसर देते हैं। तो मेरा और आप लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है ना वो इससे काफी अच्छा होता है। मुझे भी याद रहता है कि आज कौन गायब है, ठीक है। जैसे बच्चों की अटेंडेंस होती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, वो वाली फीलिंग आती है। फिर मैंने कहा ये रोल नंबर 3 कहाँ गया आज है कि नहीं? तो ऐसे गायब मत हुआ करो, वरना यहाँ पर रोल नंबर नहीं आएगा फिर, ओके। तो अपना रोल नंबर रेगुलर कमेंट बॉक्स में अपडेट होता रहना चाहिए अगर रियलिटी में चाहते हो कि यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर देखने को मिले सिलेक्शन टाइम पर। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो और थोड़ा सा मोटिवेट रहना सीखो, फिर सारी चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लगेगी, ठीक है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं और आप लोगों ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी। अब अगर डेथ पेनल्टी दे दी है, यहाँ पर किसी इंसान को अगर मारना है तो कौन सा ऐसा तरीका होगा कि उस इंसान को जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी है? अगर आप लोगों को चूज़ करने के लिए बोला जाए यहाँ पर, तो कौन सा तरीका आप लोग चूज़ करेंगे? जैसे कि यहाँ पर उसको लटका कर मार दिया, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको करंट देकर मारा जा रहा है, यहाँ पर उसको लेथल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लैंक पॉइंट पर शूट किया जा रहा है और यहाँ पर गैस चैम्बर में डाला जा रहा है। पुराने टाइम पर कई सारे तरीके हुआ करते थे इंसान को मारने के। यहाँ पर गर्दन को कलम कर कर यहाँ पर इंसान को मारा जा रहा है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसे समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये इनह्यूमन प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर किसी की जान लेनी है तो थोड़ा सा अब जो है एक नॉर्मल तरीका माना जाता है, या तो फांसी से मार दो या फिर कोई इंजेक्शन देकर यहाँ पर मार दे जाए। किसी का गला काट देना और वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करते हैं, या फिर जो आप लोग जैसा सोचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सोचिएगा, सुनिएगा इसको थोड़ा सा, इससे आप लोगों को अपने माइंड की पावर समझ में आएगी। ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसके द्वारा कुछ गलती की गई और उसको सजा दी गई कि इस इंसान को जो है मारना है, ठीक है। उसको मारना है मतलब इस इंसान की जो है डेथ पेनल्टी उसको दी जानी है। तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए पूछा गया कि आराम आराम से मरना चाहते हो या फिर एक झटके में मरना चाहते हो। यानी कि बोला गया कि फांसी से मार दी जाए या गोली मारकर मारा जाए, या फिर तुम्हारी नसें काट दी जाए और उसमें से आराम आराम से खून टपकता रहेगा और तुम मर जाओगे। तो उसने चूज किया कि खून टपक जाएगा, खून टपकता रहेगा और आराम से मेरे प्राण निकल जाए, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर उस इंसान को लिटाया गया, उस इंसान के हाथ पे एक हल्का सा पिन चुभाया गया और यहाँ पर एक तरीके से इसे सुई लग गई वहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये किया गया, उसमें से खून की बूंदें जो है टपक रही है, इस तरीके से एक नाली लगा दी, उसमें से पानी टपक रहा था टप टप टप,
और वो जो पूरा रूम था वो इतना शांत था कि उस रूम के अंदर में उस पानी की जो टप टप है वो भी सुनाई दे रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी नसों में से खून निकल रहा है और उसकी बॉडी में से जान निकलती जा रही है, वो उसको पूरा फील करा दिया गया। तो ऐसे ऐसे जब टप 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 और एक टाइम पे आके वो टप 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 होना बंद हो गया और उस इंसान ने देखा कि अब उसकी बॉडी में से खून जो है वो खत्म हो चुका है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक और केस था, एक इंसान को बोला गया कि सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है। सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है, उसकी बॉडी में पिन चुभाया गया, उसको लगा सांप ने काट लिया है। जब रियलिटी में चेक किया गया उसकी बॉडी को, तो उसकी बॉडी के अंदर में जहर जैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी। आखिर इनके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है किसी चीज के ऊपर इतना एग्रेसिव तरीके से सोच देना इंसान का कि यार ये ऐसा ही होता है, तो वो इंसान जो है उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और वही चीजें प्रेजेंट कर देती है। सेम सिचुएशन जब होती है जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सामने वाला हर एक इंसान आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद देखो, एक ऐसे परिवार में आप लोग रहते हैं जहां पर ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं आपके परिवार में, या फिर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हो गए। ऐसे है क्या? नहीं है ना। आप जिस परिवार में रहते हैं वहां पर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो आप लोगों को भी वो चीजें इंपॉसिबल सी लगने लगती है कि मतलब शायद यार सही कह रहे होंगे सारे लोग, तो आप लोगों का माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर डेथ पेनल्टी के टाइम पर देखने को मिलती है। उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर वो ये माने ही ना कि हाँ जितना खून, वो ये सोचने लगे जितना खून यहाँ पर निकल रहा है उतना ही खून मेरी बॉडी के अंदर बनता जा रहा है, मेरी बॉडी बड़ी ताकतवर है, वो डेथ ही नहीं हो सकती। तो आप लोग खुद मान ले कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी की है, वो मुझे सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि ये क्या सोच रहे हैं मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो यार, ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर खेली जाती हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पुराने टाइम पे दिक्कतें क्या हुआ करती थी? जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, वही तो पुलिस थे, वही संविधान थे, वही सरकार थे और वही नीति निधान थे। यानी कि सारी चीजें उन्हीं के हाथ में थी। जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। राजा के खिलाफ अगर कोई चला गया तो उसकी खराब तकदीर है। मतलब यहां पर ये होता था कि आज की डेट में राजा को उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो भगवान है। यानी कि जो राजा ने बोल दिया, जो राजा ने कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। वो सिचुएशन वहां पर क्रिएट की गई थी। उसका सीधे सीधा रीजन क्या था? ये था कि ताकि राजा जो है वो अपनी जिंदगी को ढंग से जीकर जा सके, राजपाट ढंग से चला सके। अगर उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो फिर क्या रह जाएगा? उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता था। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक प्रॉपर तरीके का संविधान आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस संविधान के हिसाब से सारे कानून चलते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये संविधान का जो पोर्शन है वो जीएस पेपर 2 में आप लोगों का पॉलिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं डेथ पेनल्टी के, इसके ऊपर बार बार आप लोगों को डिबेट और डिस्कशन होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, तो वहां पर फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें एक आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब किसी इंसान की आप लोग बेसिकली लाइफ देखते हैं तो वो एक पैदा होता है इंसान एक प्रोसीजर में कि पहले बच्चा होगा, फिर पैदा होगा, फिर पहले बच्चा होगा, पैदा होगा नहीं, पहले पैदा होगा फिर बच्चा होगा फिर वो बढ़ेगा और उस तरीके से उसकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। पर लेकिन रियलिटी में देखें, जब वो एक तरीके से कंप्लीट उसकी एज हो जाती है तो डेथ हो जाती है। पर लेकिन अगर हम लोग उसकी एक अननेचुरल डेथ अगर उसको दे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग जब इंसान को डेथ दे रहे हैं तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि जब हम लोग जान दे नहीं सकते तो हम लोग जान ले कैसे सकते हैं? कई बार इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए बहुत सारे देश ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी जैसी जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी को जो है समाज से हटा देना चाहिए। पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इतने कुरीतिपूर्ण कार्य कर देते हैं समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, कि लगता है कि यार डेथ पेनल्टी बड़ी छोटी चीज है, इस इंसान को तो मतलब ऐसे मारा जाए कि कोई सोच भी ना सके। जैसे अभी एक बच्ची के ऊपर, जो सोती हुई के ऊपर आग लगा दी जाकर उस इंसान ने, ठीक है, निर्भया वाला केस आप लोग देखते हैं। ऐसा ही एक केस निकल कर आया था साउथ इंडिया में, एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसको जलाया गया, अधमरा शरीर हुआ उसका, उसको एक तरीके से मतलब उसकी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना समाज में निकल कर, उस टाइम पर लगता है कि यार ऐसे दरिंदे क्या सोसाइटी में होने चाहिए? मतलब मन करता है कि यानी चीर पाड़ कर कमों को खिला दो ऐसे इंसानों को। पर लेकिन साथ में हम लोग को यह भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, वो गुनाह जो है उसकी वजह से किसी बेगुनाहगार को सजा न मिल जाए। कानून का एक फंडा माना जाता है कि हजारों गुनहगार छूट जाएं, अगर सजा न मिले उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बेगुनाह इंसान को ऐसा नहीं कि सजा मिल जाए, किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक बेसिक
रूल फॉलो किया जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा काफी लंबा प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन करने में, सारी चीजें करने में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया भर में अगर आप लोग जाकर देखोगे कि डेथ पेनल्टी का क्या क्या प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी अगर किसी देश में दी जा रही है, ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, हालांकि 2018 का है, पर लेकिन मोर और लेस आप लोगों को ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा डेथ दी जाती है, दूसरे नंबर पर इजिप्ट देखने को मिलेगा, फिर इराक, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश भी, मलेशिया भी। यहाँ पर आप लोगों को अपना देश नजर आएगा। यानी कि हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। ऐसी बहुत से देश हैं जहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो हटा दी गई है। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी बात करें तो 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेथ पेनल्टी यानी कि जो मृत्यु दंड है वो हटा चुके हैं। हमारी कंट्री में जब आप लोग जाएंगे तो सेक्शन 235 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो यहाँ पर बात करता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन 354 जो है वो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में यहाँ पर बात करता है। पर लेकिन स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। यानी कि डेथ पेनल्टी जब यहाँ पर दी जाती है तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस वाली बात आती है। एक केस आप लोग याद रखिएगा, ये है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये केस आया था 1980 में। उस टाइम पर भी यहां पर चीजें बोली गई थी कि रेयरेस्ट एंड ऑफ द रेयर केस होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि सोसाइटी को झकझोर कर रख दे, उस इंसान को जो है वो डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ऐसे यहां पर 1982 में केस आया, यह है मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस। 5 जज की बेंच ने यहां पर ये बेसिकली स्टक डाउन कर दिया मैंडेटरी डेथ पेनल्टी। यानी कि उस टाइम पर भी बोला गया कि डेथ पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी यहां पर नहीं होना चाहिए। तो बार बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं। जब यूएन से रिलेटेड हम लोग बातें देखते हैं, वो भी यहां पर ऐसी बातें करते हैं कि डेथ पेनल्टी को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली इसको यहां पर बोला जाता है कि इसको रोक देना चाहिए। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट नॉर्मली आप लोग शब्द यहां पर यूज करते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है कि इंसान की डेथ यानी कि उसकी जान ले लेना, जब उसने कोई हीनियस या फिर काफी ग्रेव कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ चला गया। ये इंसान, निर्भया वाला केस वो बिल्कुल ऐसा ही केस था जिसमें इंसानियत के खिलाफ चला गया वो केस। ठीक है, अगर आप लोग बात करें यहां पर कई सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कुछ लोगों को छोड़ा गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफी खतरनाक केस था कि एक औरत के साथ में यहां पर एक रेप, इस तरीके से रेप किया गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अभी उनको रिहा कर दिया गया। तो ऐसे केसेस जब सामने निकल कर आते हैं तो यहां पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो सही है। यहां पर अगर बात करें इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर मर्डर सेक्शन 302 के तहत, डकैती विद मर्डर यानी कि चोरी भी की और फिर यहां पर मर्डर भी कर दिया, सेक्शन 396, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई की जा रही है, सेक्शन 120B, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी कि पता चला सरकार के खिलाफ ही वॉर स्टार्ट कर दी यहां पर, सेक्शन 121। इसी के साथ में आप लोगों ने कई बार यहां पर देखा होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके देश के अंदर कोई गदर मचा देना, अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि इस चीज को भी रोकने की कोशिश की जाती है। सेक्शन 132 के तहत यहां पर जो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन है। कंफ्यूजन कई बार रहते हैं यहां पर, कोई कैपिटल पनिशमेंट बोल देता है और कोई डेथ पेनल्टी बोल देता है। तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड जो है वो कई बार यहां पर यूज किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डेथ पेनल्टी इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस जो अब तक दिए गए हैं वो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें 1486 के करीब यहां पर केस निकल कर आते हैं। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, फिर बिहार है, फिर कर्नाटका, फिर मद्रास और फिर दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा केस जो है वो डेथ पेनल्टी के यहां पर देखने को मिले। अगर बात करें यहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहां पर वो इकोनॉमिकली काफी वनरेबल है, यानी कि एक गरीब तबका है सोसाइटी का, जिसको यहां पर ये चीज देखनी पड़ती है। बैकवर्ड तबका है सोसाइटी का, ठीक है, एक तरीके से जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं, उन्होंने अपनी, अगर देखा है तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी, तो डिड नॉट कंप्लीट सेकेंडरी 61% ऐसे देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी और या फिर सोल जो अर्नर है इन द फैमिली, यानी कि एक तरीके से वही कमाने वाले हैं वहां पर, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेटा है यहां पर, अगर इस डेटा को आप लोग हटा दो, ये 23% है, बाकी 50% से ऊपर है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है वो समाज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं हर तरीके से। अगर बात की जाए, एक तो अपने परिवार को ऐसा छोड़कर जाएंगे यहां पर कि वही कमाने वाले हैं और वो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहां पर औरतें नहीं है, लगभग 12 औरतें भी यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेथ सेंटेंस जो आप लोगों को यहां पर ये निकल कर आते हैं
ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो स्टेज होती है डेथ सेंटेंस की, जैसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, फिर रेफरेंस कर दिया हाई कोर्ट में, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, सारे साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं। इसके बाद में जब आखिरी मुहिम बचती है प्रेसिडेंट के पास में जाना, वो भी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। निर्भया केस में कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर नजर आई थी, ठीक है। लास्ट में प्रेसिडेंट के सामने भी जाकर गड़गड़ाहट जो है यहाँ पर मचाई गई, पर लेकिन वो लूप होल थे, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लटकना था, तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा है और आगे भी चलता रहना चाहिए जब तक कि सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल जाता है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसको खासकर कई सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि यार डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जब कुछ ऐसे घिनौने अपराध हो जाते हैं तो फिर उस टाइम पर लगता है कि डेथ पेनल्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 72वां है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट द पार्डन, एक ऐसे इंसान को पार्डन देना जो कन्विक्टेड है यहाँ पर केसेस के अंदर में। पनिशमेंट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन, यानी कि कानून जो भी यहाँ पर यूनियन लॉज है, सेंटेंस फॉर द कोर्ट मार्शल, या फिर सेंटेंस टू द डेथ अगर यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन्स टू द पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी यहां पर ऑफेंस है इन ऑल द केसेस। तो ये 3 कैटेगरी में अगर यहां पर है तो प्रेसिडेंट के हाथ में आप लोगों को पावर यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट रिजोर्ट माने जाते हैं कि हाँ अब ये यहां पर बेसिकली छोड़ सकते हैं, इनके अलावा यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेथ पेनल्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए? इसके ऊपर आप लोगों से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2014 में, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं जो कि रेगुलर देखने को मिलते हैं, अभी भी हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग तैयार करके रख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन क्या था, कई बार प्रेसिडेंट के पास में यहां पर जाती है कि डेथ पेनल्टी के बारे में सेंटेंस को किस तरीके से एक तरीके से यहां पर कमिटिंग करना है, यानी कि एक तरीके से उसको सजा को नहीं कहते एक तरीके से कम करना है या फिर सजा को एक तरीके से हटा देना है। तो इसमें कई बार कई सारा डिले देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना अगर पिटिशन को यहाँ पर, तो एक लिमिट टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर। जैसे डेथ पेनल्टी जो है, बोला गया कि डेथ पेनल्टी मोस्टली प्रिवेल करती है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया, ऑल द डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी अबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल यूरोपियन कंट्री अबोलिश डेथ पेनल्टी, यूएस स्टिल रिमेन विद डेथ पेनल्टी। अगर यहां पर बात करें, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जाती नहीं है अगर कॉमन सेंस आप लोग देखोगे। यानी कि डेवलप्ड कंट्री में यूएसए भी आता है और कह रहा है कि सबने अबोलिश कर दी, और यहां पर कह रहा है कि यूएसए के अंदर में डेथ पेनल्टी है। और यहां पर अगर आप लोग मैप में देखोगे तो यूएसए के अंदर में कुछ एरिया ऐसे जहां पर डेथ पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आप लोगों की सही है, यूएसए के अंदर है, पर लेकिन ऑल डेवलप कंट्री ने हटा दिया है, वो स्टेटमेंट आप लोगों को बिल्कुल गलत यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो गई। तो बी यहां पर सही आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो मैप है, ये भी कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता के जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री में डेथ पेनल्टी है, कौन कौन सी कंट्री अबोलिश कर रही है, प्रोसीजर में चल रही है, ठीक है, कौन कौन सी जो है यहाँ पर अबोलिश कर चुकी है। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूरोप के अंदर भी आप लोग देखते हैं सारी कंट्री ऐसी जहां पर ऑल शब्द आ जाए ना, ऑल ये कर रहे हैं, एवरीवन ये कर रहा है, वो मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो वो गलत देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पांचों उंगली एक बराबर कैसे हो सकती हैं यार, आप लोग खुद भी सोचो, कॉमन सेंस आता है ना। कभी रेयर केस में आप लोग को देखने को मिल सकती हैं चीजें, पर लेकिन रियलिटी में जब जाएंगे तो ये इसी स्टेटमेंट जो होती हैं वो अक्सर आप लोग गलत देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री कर देना, इंसानों को उनकी जिंदगी के लिए आजाद कर देना कि जाओ जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये पार्डन हो गया यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है टफ पनिशमेंट इनटू लाइटर वन, यानी कि पहले फांसी की सजा दे रखी थी, अब इंसान को है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है। तो टफ जो कैरेक्टर है उसको सस्ते कैरेक्टर में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इसको आप लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। रीमिशन मतलब होता है रिड्यूस पीरियड, यानी कि पहले अगर इंसान को यहाँ पर 10 साल की सजा मिली हुई थी
अभी उसको यहाँ पर 5 साल की सजा मिली हुई है, पर लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही है। अगर उसको कोड़े लग रहे हैं तो कोड़े ही लगते रहेंगे, इनकी उसका चेंज नेचर नहीं किया जाएगा। जैसी सजा है सजा वैसी की वैसी रहनी है, बस उसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या था, टफ पनिशमेंट था, ठीक है, इज नीड टू लाइटर, यानी कि फांसी की सजा से उसको नॉर्मल सजा में कर दिया है। टाइम चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर टाइम उतना ही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइम चेंज कर दिया गया है। जो रिस्पाइट के बारे में बात की जाती है, ये लेसर सेंटेंस दे दिए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो यहाँ पर उसके अंदर है, जेल के अंदर में, तो उसको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है उसको सहूलियत मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर लेसर सेंटेंस दिया जाएगा जो ओरिजिनल था उसके कंपेयर में, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। लास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, यह है रिप्राइव। रिप्राइव का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी की सजा है और उस पर यहाँ पर स्टे लगा देना, ठीक है। इन सारे शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया कि कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रेमिशन या फिर रिप्राइव, तो कौन सी करेक्टली मैच यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो इनको आप लोग देखकर इसका आंसर देना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आंसर यहाँ पर इसका बी है। तो इनको देखना आप लोग, मैच करना। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं, पर लेकिन ढंग से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और आंसर राइटिंग के लिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दोस्तों, हमारा जब संविधान प्रिपेयर किया गया तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो कौन थे, जिसने संविधान का खाका तैयार किया, उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर नाम बताता है। बाकी ये जो आर्टिकल है ये है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके नाम से ही झलकता है कि ये इंसान जो है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक धागे में पिरोने का काम किया गया, काफ़ी बड़ा एक तरीके से ऐसा समाज सोसाइटी का जिसको नॉर्मली ढंग से इज्जत नहीं मिलती थी, उसको इज्जत दिलाई गई। अभी उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक काफ़ी बड़ा और एक शानदार, एक अप्रिशिएट करने वाला काम यहाँ पर किया गया। वो क्या है, यहाँ पर अंबेडकर सर्किट के नाम से यहाँ पर कुछ प्लेस जो हैं वो अभी यहाँ पर इनके द्वारा नोटिस किए गए हैं, और उसमें एक ऐसा सर्किट होता है जो कि टूरिज्म के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बढ़ावा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया स्पेशल टूरिस्ट सर्किट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके चलते की साइड जो भी है भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी से रिलेटेड, वहां पर जाकर आप लोग घूम सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा महान काम करके चले जाएं कि आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशन जो है वो आप लोगों के बारे में जानना चाहे, ठीक है, कि ये इंसान था ए नाम का और उसने इतना शानदार काम किया, और वो इंसान जो था वो इंसान यहाँ पर जाकर बेसिकली रहने लगा था, यहाँ पर उसने अपनी एजुकेशन ली थी, ठीक है, यहाँ पर उसने कोई एक आंदोलन चलाया था, यहाँ पर ये इंसान जो है उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी या फिर उनको सोशल सिक्योरिटी की सपोर्ट प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, तो जहाँ जहाँ पर भी उसने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले शानदार, वहाँ पर जाएं और उसके बारे में पढ़ा जाए कि इसने समाज के लिए क्या किया है। तो जो यहाँ पर जन्मभूमि है वो आप लोगों को महुआ मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। महापरिनिर्वाणा जो कि डिमाइस डेंगे एक तरीके से भूमि बेसिकली मानी जाती है, तो ये आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। दीक्षा भूमि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बेसिकली माना जाता है नागपुर के अंदर में, जहां पर बुद्धिज्म इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। इसी के साथ में चैत्य भूमि जो प्लेस है यहाँ पर बेसिकली क्रेमिनेशन का इनका, तो ये आप लोगों को मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारा 4 लोकेशन को सेट कर एक सर्किट बनाया जा रहा है, जहां पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और लोग जो विजिट करना चाहते हैं वो विजिट करेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से जो डिग्नेटरी होती है उनके बारे में चीज़ें जानने को मिलती है। इनका बेसिकली जो फंडा था वो काफ़ी शानदार था यार, एक तरीके से। एक तो एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान जो कि रियलिटी में पढ़े लिखे हैं, जिनको एजुकेशन के बारे में पता था। एक बात बता दो आप लोगों को, किसी इंसान के साथ में हो सकता है आप लोगों के विचार न मिलते हो, पर लेकिन इंसान की पर्सनल वे में आप लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आप लोग हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे उनसे सीख सकते हैं। गांधी जी की और आज के दिन में बात करें, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं भगत सिंह की नहीं मिलती थी, पर लेकिन रेस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी की नहीं मिलती थी, पर लेकिन रेस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांधी जी की और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं मिलती थी, पर उन्होंने उनको फादर ऑफ द नेशन बोला, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर यह कि टारगेट सबका एक ही था और वो थी आज़ादी। तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, रास्ते अलग अलग थे, पर लेकिन जो डेस्टिनेशन था वो एक ही था। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को रेस्पेक्ट देखने को मिले, क्योंकि विचारों में डिफरेंस हो सकता है कि कई सारी बातें मेरी आप लोगों को पसंद न आती हो,
पर एज ए पर्सन अगर बात करें तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना वो एक जरूर होना चाहिए। कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है वो भगवान में नहीं मानता है, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान है वो भगवान में मानता है, इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि उससे चिढ़ने लगो, वो उसकी आस्था है, वो उसकी पर्सनल चीज है। तो पर्सनल एंगल पर किसी से भी इंसान से जो है हम लोगों को कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि यार ये क्या बोल के चला गया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने फ्रीडम फाइटर से, जो हमारे इस तरीके से जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे हम लोग सीख सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ ले जाए आप लोगों से कि क्या आप लोग सीख सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो कि आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर, कि विचार में मतभेद हो सकता है तो उसको आप लोग पर्सनल लाइफ में न उतारें एज ए गलत तरीके से, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, ये इनके द्वारा कोटेशन दी गई, ये आप लोग देख सकते हैं। ए पर्सन जिसका माइंड जो है वो नोट फ्री, एक तरीके थॉट से वो चेन में अगर घुमा रहता है इस तरीके से, वो फ्री नहीं है, वो एक स्लेव है। ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई है। तो ये सारी बातें जो हैं एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि इंसान जो है एक तरीके से जब अपने बारे में सोच पाता है, समझ पाता है, जो इंसान अपने लिए भी नहीं सोच पा रहा है वो दूसरों के लिए क्या सोच पाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज के डेट में आप लोगों को आगे चलकर जो है देश के लिए काफी बड़ा काम करना है, उसके लिए प्रेजेंट टाइम पर पहले आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा और सारे टारगेट अपने अचीव करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप लोग एक ऐसी पोस्ट पर बैठ पाओगे जो कि जिसके लिए आप लोग बने हो। पर लेकिन आप लोग जो है वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए तैयारी नहीं हो, तो क्या ये पोस्ट आप लोगों के लिए सही रहेगी? आप लोगों को एक रियलिटी बता दूं, यूपीएससी एक तरीके से आज की डेट में जिस समाज में आप लोग रहते हैं उसमें जाओगे तो एक मोक्ष की प्राप्ति है यूपीएससी। यानी कि यूपीएससी अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी आप लोगों की। जितनी इज्जत समाज में मिलेगी ना, आप लोगों को लगेगा कि क्या ये मैं ही हूं, वो वाली फीलिंग आप लोगों को आने वाली है जैसे आप लोग यूपीएससी को क्लियर कर लेंगे। अगर बात की जाए, आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी का जो बच्चा होता है जो क्लियर करके जाता है उससे पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा होता है। इतनी बेइज्जती करते हैं समाज वाले कि हाँ बाप के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं, पता हाँ ये पता नहीं कहाँ से निकालेंगे, आज तक हमसे नहीं निकला, ये कैसे निकालेंगे। मतलब इतनी यातनाएं झेलता रहता है इंसान। उसके बाद में जब वो इंसान निखर कर आता है अपना एग्जाम क्लियर करके, वो समाज जो उसको धुतकार रहा था वही समाज उसको पलकों पर बिठा लेता है सेकंडों के अंदर में। तो उसके लिए आप लोगों को अपना जो है ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पर अगर किसी के घर में, कंगना रनावत को आप लोगों ने सुना होगा, वो बोलती ही पाई जाती है मेरे दादा जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। तो यानी कि बाबा दादा आने वाली जनरेशन आप लोगों के बारे में बताएगी अगर किसी और ने नहीं किया ये एग्जाम क्लियर आने वाले टाइम में, तो ये इज्जत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अपनी उसके लिए आप लोगों को जी जान लगानी चाहिए, तभी आप लोग जाकर जो है कहीं ना कहीं एक सही पोजीशन पर बैठोगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में याद रखिएगा, ये जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में भी इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रेजेंट किया गया हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें भी इनका जो मॉडर्न इंडिया में करेंसी में भी काफी बड़ा योगदान रहा। बुद्धिस्ट मूवमेंट में इनका योगदान रहा। दलित वुमेन और लेबर को कैसे आगे लेकर चलना है उसमें इनका योगदान रहा, ठीक है। इनके द्वारा बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन लॉन्गर। और ये सेम बात आप लोगों को भगत सिंह जी के भी ऊपर भी सेट होती हुई नजर आएगी। उनके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। बोला गया आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, जो लिबर्टी बताता है, इक्वालिटी बताता है और फर्टिनिटी बताता है, ठीक है। तो ऐसा धर्म जो है वो शानदार धर्म आप लोगों के लिए कहलाता है। और हर एक धर्म जो है वो ये सारी बातें बताता है, पर लेकिन उसके जो ठेकेदार हैं जो उसका इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, जनता को गलत तरीके से एक तरीके से डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, वो यहाँ पर हरकतें करते हैं, ठीक है। तो ये इनका ड्यूरेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये सर्किट पूरा बनाया जा रहा है, पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर इसके ऊपर बातें भी बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर बोल दिया कि ये सारी चीजें हैं कि जहां पर इनकी जन्म भूमि है, कहां पर शिक्षा भूमि है। शिक्षा भूमि को भी इसमें ऐड किया गया जो कि यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी एजुकेशन जो है वो लंदन में कंप्लीट हुई। और एक ऐसा इंसान जिसको क्लास में बैठने ना दिया गया हो, ऐसे जो घड़े से पानी न पीने दिया गया हो जहां से अपर क्लास के बच्चे पानी पीते थे, वो इंसान हमारे कंट्री का संविधान बनाकर चला गया। तो जिंदगी जो है अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देती है, आप लोगों को देखना है कि कितना उसको ग्रैब करना है। एक चाय बेचने वाला इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, एक ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी बैठी है, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला जो है मिसाइल मैन एक तरीके से राष्ट्रपति बनकर चला गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रॉब्लम झेलकर आगे निकल सकते हैं। तो ये सारे वो इंसान है कि इन एक तरीके से जिनसे सीख सकते हैं आप लोग, जिनके नक्शे कदम पर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्किट डेवलप करने का बेसिक पर्पज क्या है, तो आप लोगों को टूरिज्म फोकस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा, जब वहां पर जब टूरिज्म बढ़ता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाता है। पर कुछ सारे इशू भी हैं यहाँ पर, जैसे कि
बोला गया कि जहां पर एक तरीके से इनके द्वारा सत्याग्रह चला गया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, उसको क्यों नहीं लिया गया है। पूना पैक्ट जब साइन किया गया महात्मा गांधी जी के साथ में यारवाड़ा जेल, उसको क्यों नहीं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया। पूना पैक्ट के ऊपर साइन किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में वो साइन किया गया था पूना पैक्ट, पर लेकिन साइन जो है महात्मा गांधी जी करने की हालत में नहीं थे, क्योंकि वो अनशन कर रहे थे। उनकी जगह साइन किसी और के द्वारा किया गया था। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि साइन किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। श्रीलंका को क्यों नहीं लाया गया इसके अंदर में, ये भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी बुद्धिस्ट जो आप लोगों को कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए गए हैं, यानी कि सर्किट में ओनली 4 लोकेशन ही क्यों डाली गई हैं। तो कई सारे लोग जो हैं वो इसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा आप लोग। ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ से आप लोगों के सामने एक स्कीम भी मैं कवर करा देता हूँ, जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये ऐसी स्कीम है जो कि अपने देश को जानने के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग कितना समझ सकते हैं। तो कई सारे सर्किट इस स्कीम के तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कुछ सर्किट क्रिएट किए गए हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। रामायण सर्किट भी यहाँ पर है, सूफी सर्किट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ जो सर्किट भी है। इसका बेसिक पर्पज है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना। ये याद रखिएगा। कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि इसको सपोर्ट करना, पैसा प्रोवाइड कराना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। 2014 और 15 में यहां पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी आते ही। और बेसिक पर्पज ये है कि अलग अलग तरीके सर्किट को लॉन्च कर देना, ताकि एक इंसान एक सर्किट में अगर घुस जाए तो फिर यहां पर जो है वो उस सर्किट को कंप्लीट कर एक टूरिज्म जो है वहां पर बढ़ाकर लेकर आए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग अगर शॉर्ट्स वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस पैटर्न की रील्स देखना आप लोग स्टार्ट कर देते हैं तो वही रील्स आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगती है। अगर आप लोग चाहो तो अपना सर्च जो है वो सुधार सकते हो। जैसे जब भी मैं कुछ सर्च करता हूं तो मेरे सामने न्यूज से रिलेटेड ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब जो न्यूज होती हैं वो वाली चीजें, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में सर्च करता हूं तो वो वाली चीजें, जोक्स, चुटकले जो हैं या फिर ये सारी चीजें जो है मेरी रिकमेंडेशन में बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि मैं उनको टच ही नहीं करता हूं, मैं स्किप करके निकल जाता हूं। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अपना जो सर्च बॉक्स है, जो बेसिकली आप लोग का जो यूट्यूब के ऊपर, उसमें कैसी चीजें रिकमेंडेशन में चाहते हैं। और बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का सर्च बॉक्स चेक करके कि वो कैसी कैसी चीजें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलोगे कि सर पिटवाओगे। मतलब कहने का ये कि यार थोड़ी चीज़ें, अच्छी सी चीज़ें देखा करो ज़िंदगी में यार, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो ये सर्किट जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर घूमना चाहते हैं। कौन से सर्किट में आप लोग घूमना चाहेंगे, अगर मैं आप लोगों को मौका दूँ घूमने का कि ये सर्किट है, आप लोगों को बस घूमना है, इसकी फंडिंग जो है, पेमेंट जो है वो मैं करूँगा, बस आप लोग घूम के आना है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है, कौन सा सर्किट आप लोग सबसे पहले घूमना चाहोगे। ठीक है, ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है एक स्कीम आप लोगों की कवर हो जा रही है यहाँ पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो, और इसी के साथ में एंड कल्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फंडिंग जो निकल कर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेंट्रल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट यहाँ पर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चीज़ें सपोर्ट की जा सके। इसमें स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं जॉब क्रिएशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से निकल कर आएगी, और यहाँ से काफ़ी बड़ा पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। तो एक टॉपिक तो आप लोगों को कवर होगी यहाँ पर, बेसिकली अंबेडकर जी के बारे में। एक स्कीम भी साथ में कवर होगी जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ऑब्जेक्टिव वही देखने को मिलेंगे कि प्रायोरिटी करना, कि कैसे हम लोग को चीज़ों को डेवलप करना है, थीम बेस्ड सर्किट प्रोवाइड कराना, ताकि एक इंसान उस इंसान के बारे में सब कुछ जान सके, जहां पर ये सारी चीज़ें पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे जब रामायण सर्किट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर राम जी से रिलेटेड जो भी लोकेशन है उनके सबके चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा रामायण सर्किट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं यार, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी रहेगी, तो चीज़ें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करोगे। बोला गया कि यहाँ पर ये कि भीमराव अंबेडकर जो है उनको फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इनके एक तरीके से उनको जनक बोला जाता है हमारे संविधान का। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उनके जो भी इंपॉर्टेंट योगदान है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है।
सारे के सारे योगदान जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं पीपीटी के अंदर। अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी से लेकर इनके द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया, हिल्टन यंग कमीशन यहाँ पर सामने निकल कर आया, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये इससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें, पीएम नेहरू के इन्विटेशन के बारे में यहाँ पर लॉ मिनिस्टर बने उसके बारे में, हिंदू कोड बिल लाए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ और बातें जो कि इसी के स्लाइड के अंदर डाल दी हैं कि कुछ यहाँ पर इनसे रिलेटेड जर्नल थे, कुछ यहाँ पर किताबें थी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहां से लगातार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीडीएफ जो है वो जरूर डाउनलोड कर लिया करो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत कर कर ये लगाई जाती है ताकि आसानी से आप लोग रिविजन कर सको। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो एक आसान तरीका है टेलीग्राम, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं बिल्कुल ऐसे ही टेलीग्राम होता है। आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड करिए और उसमें अपनी चीजें जो है वो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है 2012 में, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे बोला गया BR अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर बातें बोली गई हैं और बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया कि जो पीजेंट्स होते थे और जो वर्कर्स होते थे तो भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी है वो स्टेब्लिश की गई थी उनके द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जो फेडरेशन और इसी के साथ में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो सही आंसर यहां पर पूछा गया है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो, यानी कि 1 2 एंड 3। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 और 3 जो सही है। फर्स्ट वाले में आप लोगों को यहाँ पर सही चीजें नहीं नजर आएगी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जो भी आप लोगों से पूछी गई थी, डिटेल में डिस्कस किया। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, पूना पैक्ट साइन बाय भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया था गांधी जी की जगह। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छोटी छोटी स्टेटमेंट होती है पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, कि मैच करने के लिए आ जाए कि जन्म भूमि क्या थी, दीक्षा भूमि क्या थी, इसी के साथ में यहाँ पर ये महापरिनिर्वाण वाली बात की जाए और यहाँ पर जो चैतन्य जो चैत्य भूमि है तो ये आप लोगों से पूछ जाए तो ये पेयर मैच करने के लिए आ जाता है। ये भी अभी आप लोगों को पढ़ाएं तो ये आप लोगों के सामने आंसर बी हो गया, मैच करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, कई बार ना देखिए एक आधा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है तो आप लोग उसको बता दिया करो, फिर उसको सही कर लिया जाएगा। जैसे कल एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था आर्टिकल 21 के बारे में। तो ये जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A के अंदर है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर गलती से आर्टिकल 21 याद रहा मुझे, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा। तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है, तो आज से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने बताया तो मुझे अच्छा लगा, यानी कि जाकर आप लोग देख रहे हो, अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। तो यहीं से यार एक फीलिंग आती है कि हाँ एक तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा ये काम आप लोग जब करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे और फीडबैक जरूर दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा या बुरा, प्यार अपना जरूर दिखाया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग उसको बता सकते हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है इसको रिसेंटली अभी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि एक तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिली और इसकी वजह से जो FDI है वो देश के अंदर में डबल हो गई, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया इसके द्वारा और आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पर इसके फायदे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्कीम आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी जाती आ भी रही है, ऐसा नहीं कि पूछी जा ही सकती है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है यहाँ पर ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर जिंदगी में आप लोग भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमेशा वो बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिले। यानी कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है और आप लोग कुछ और चले गए तो आप लोग एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि लहर के अपोजिट आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी होती है कि एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट में जाना और उसको कोई फायदा भी ना हो। अगर प्रॉफिट हो अपोजिट जाने में तो जाओ, वरना उसको फॉलो करो जो एक माहौल मिला है आप लोगों को, उसमें आसानी से आप लोग एक जिंदगी को सही डायरेक्शन में भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, तो उसी के चलते बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बता दिया मैंने कि कब लॉन्च किया गया, 2014 में इसको लॉन्च किया गया।
ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ाई जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आज की डेट में माना जा रहा है कि लगभग 12 से लेकर 14% पर एनम आज के डेट में बढ़ चुका है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड से जो पहले 16% आया करती थी वो लगभग 25% अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2022 तक लगभग 100 मिलियन जॉब जो है एडिशनल क्रिएट की जा रही है और ग्रोथ भी बढ़ रहा है। जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है कई बार कि जिस तरीके से बेरोजगारी आज के टाइम में बढ़ रही है वो थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ पर रियलिटी में जॉब है। तो उसके ऊपर कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं, कई सारी जो एक तरीके से जो पत्रिकाएं हैं या फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाती हैं। पर लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसने भी कई सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी फिलहाल हर साल लगभग 83 बिलियन देश के अंदर एफडीआई आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शानदार तरीके से दुनिया भर के स्टार्टअप क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर के बारे में बात की जा रही है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आप लोगों का डिस्कस करूंगा, टाइम आज तो नहीं लग पाएगा, कल या फिर परसों में मैं कवर कर लूंगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है। यानी कि देश में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ला दिया, गति शक्ति जो स्कीम मैंने डिस्कस की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर बात की जा रही है। जैसे खिलौने आप लोग देखते हैं ना आज के डेट में, खिलौने बाहर से जो खिलौने हम लोग लाया करते थे वो चाइनीज खिलौने, काफी सारी नेगेटिव चीजें उसके अंदर देखने को मिलती थी। अपने ही देश के खुद के हम लोग खिलौने बना रहे हैं और ऐसे ऐसे खिलौने बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप लोगों ने एक पर्टिकुलर स्पीच भी सुना होगा, उनके द्वारा बोला गया कि खिलौने ऐसे बनाओ कि बच्चों को हमारी हिस्ट्री सीखने को मिले, हमारी जो कल्चर उनको जानने को मिले। तो अपने खिलौने हम लोग बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे, जिसमें डिस्प्ले डिजाइन, सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये सिंगल विंडो जो क्लियरेंस निकल कर आ रहा है, एक ही जगह सारे क्लियरेंस मिल गए, यानी कि वाटर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लैंड, लोकल बॉडी, जो यहाँ पर इंस्पेक्शन अथॉरिटी, सब एक जगह से क्लियरेंस मिल गए। पहले अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, इंसान धक्के खाता खाता मुंह मुंह आकर पड़ता था, ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो अब चीजें बढ़ रही हैं, क्वालिटी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आप लोगों को चीज देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट टॉयज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मोर देन 250 जो टॉयज अगर इंक्लूडिंग यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड देखने को मिलेंगे। ये अभी फिलहाल हमारी कंट्री से अगर सर्टिफिकेट लेकर प्रॉपर में हमारे देश में काम करेंगे तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो मेक इन इंडिया में जब काम होगा तो लोगों के लिए जॉब भी यहाँ पर क्रिएट होगी और शानदार तरीके से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस स्कीम की आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि अगर बात करें मेक इन इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। दिक्कतें क्या देखने को मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट जो है हो तो रहा है पर रियलिटी में सही डायरेक्शन में नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं उठा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है एज कंपेयर टू चाइना। इसी के साथ में अभी हमारी कंट्री में लॉजिस्टिक के लिए एक स्कीम लेकर आएगी तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो हमारा काफ़ी दिक्कत है उसमें। और आज की डेट में भी कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके नहीं चल पाते हैं, तो भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चीज़ें तो हैं पर लेकिन काम भी चल रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। मतलब जब हमारे पास में स्किल ही नहीं होगी तो कैसे हम लोग अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे इस फील्ड में। तो रेडिकल लेबर रिफॉर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसी को डिस्कस करना है कि क्या क्या यहाँ पर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यानी कि जब तक हम लोग अपना स्किल नहीं बढ़ाएंगे कैसे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जॉब प्रोवाइड कराएंगे। कोई बच्चा कहने लगे मैं बोलूँ कि यार पीपीटी बना कर दे दो, उसको बच्चे को जो है बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है, पीपीटी बनानी ही नहीं आती है, उस पर काम करना ही नहीं आता है, तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा, तो उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पीपीटी बनाकर मेरे तक पहुंचा पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसलिए देखो, जब भी आप लोगों को टाइम मिले ना यार, जब भी आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत टाइम है, उसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर इधर उधर टाइम क्यों नहीं बकवासबाजी करने में, उससे हटकर आप लोग कुछ नई स्किल सीखने लगो। आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, आप लोग इसी के साथ में सोचो तो पीपीटी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल पावर पर आप लोग अपना काम, एक्सेल पर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नई चीज सीख सकते हो आप लोग यार। आप लोग मतलब आज के डेट में पेंटिंग करना सीख लो, ठीक है, पियानो बजाना आप लोग सीख लो, गिटार सीख लो, आप लोग एक्सरसाइज में कुछ अपनी नई नई एक्सरसाइज ला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज जो आप लोग की जिंदगी में इंप्रूवमेंट करें। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप लोग सीख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है जापान जाना है, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, कोई बाहर की लैंग्वेज। कम से कम आप लोग एक अपनी
एक लाइफ में अच्छा डेवलपमेंट लेकर आ पाओगे। सीखते हुए आप लोगों को कभी नहीं रोकना है, अपने आप को जितना कुछ सिखा सकते हो नया, हमेशा उसमें चीज़ों को सिखाते रहना है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के सामने। ये है ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया का क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखो तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों के सामने। बेसिकली यहाँ पर बोला गया मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेक्स जो होना चाहिए यहाँ पर वो बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पर जो है टू प्रमोट द इंपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। तो क्या सही है यहाँ पर देखा जाए तो डी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके चलते आप लोगों को अच्छे पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने के लिए मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और है यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेल कंपनी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो ब्यूरोक्रेटिक रैपिड, ये रेड टेपिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट हो गए। बस इस तरीके से है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए कम से कम क्वेश्चन की, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों के पॉइंट याद रह जाए, उनका रिविजन थोड़ा सा हो जाए, ये बेसिक पर्पज है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2012 में यूपीएससी के द्वारा कि जो रिसेंटली पॉलिसी जो है इनिशिएट है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर प्रमोट द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सेटिंग अप द नेशनल जो इन्वेस्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग जोन, प्रोवाइड करना बेनिफिशियरी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, स्टेब्लिश करना टेक्नोलॉजी एक्वाइजिशन एंड द डेवलपमेंट फंड। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग या फिर यहाँ पर एक तरीके से जो भी ऐसा ग्रोथ है उसको सपोर्ट करती है यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है। तो टॉपिक में जो जो भी बातें हैं सारी एक एक कर मैंने डिस्कस कर ली, और बाकी के नोट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारे नोट्स भी आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर है। आंसर राइटिंग भी आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से पढ़ो कि जिंदगी जो है भर उसको भूलो ना, टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट होगा तो बताना और फीडबैक जरूर देकर जाना, ओके। बात की जा रही है यहाँ पर हेल्थ के बारे में, और एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा आप लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है इसके। अच्छा, सबसे पहले ये आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, आप लोग अच्छे से 2-3 पॉइंट यहाँ पर समझ पाओगे, फिर वाडा के बारे में बात करूंगा। बात की जा रही है ब्रेक थ्रू प्राइज के बारे में। तो ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है 2023 उसके बारे में बात की जा रही है। ये रिसेंटली अभी यहाँ पर जो प्राइज दिया जा रहा है, तो 3 प्राइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो लाइफ साइंस के अंदर दिया जा रहा है जिसमें प्रोटीन के बारे में बातें की गई, मैथमेटिक्स के अंदर में यहाँ पर कंप्यूटर थ्योरी एंड मैथमेटिक्स के बारे में, और फिजिक्स के अंदर में क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर में। तो ईच प्राइज कैरी 3 मिलियन, मोर देन जो है बोला जा रहा है कि 1 मिलियन जो नोबेल प्राइज होता है। ये तो सारी नॉर्मल बातें होगी जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, नार्कोलेप्सी। तो ये पर्टिकुलर जो शब्द है ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा पर्सनली, तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारी ऐसी बॉडी की सिचुएशन देखने को मिलती है कि नींद आ जा रही है, ठीक है। तो डे टाइम में खासकर स्लीपनेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जब इंसान जो होता है जब भी कुछ करने बैठे तो नींद आने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई केमिकल लोच है, तो उसको नॉर्मली यहाँ पर नार्कोलेप्सी बोल देते हैं कई बार। कई सारे लोग जो हैं वो एक मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये भी शब्द एक नया है आप लोगों के सामने, कैटाप्लेक्सी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर कई बार जो है ये चीजें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो एक अर्ली चाइल्ड, जो अर्ली एडल्टहुड होता है, यानी कि एक तरीके से ना जब इंसान जो होता है ट्रांजिशन फेज में रहता है, बच्चे से थोड़ा जवान हो रहा होता है उस टाइम पे। इसलिए जो यहाँ पर इसका जो डायग्नोसिस किया जा सकता है, जो भी फिजिशियन है जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, स्पेशलिस्ट है, उनसे आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जरूरी भी है। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है यहाँ पर इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि कई बार दिक्कत क्रिएट कर देती है, ये है पार्शियल कैटाप्लेक्सी, और यहाँ पर ये कंप्लीट, यानी कि इंसान जो है थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर नींद में आ गया, फिर पढ़ते पढ़ते जो है ऐसे सो गया, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये तो कई बार होता है, ठीक है, कि पढ़ते पढ़ते जो है लुढ़क जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नींद जब आप लोग शाम को ले रहे हैं 5 से 6 या फिर 7 घंटे की, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, कई सारे 8 भी लेते हैं, तो नॉर्मली वो नींद लेने के बाद भी आप लोगों को नींद आ जा रही है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर में है। या तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर बैलेंस डाइट आप लोग नहीं ले रहे हो, या फिर आप लोग कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से वो नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा चेकअप करा लेना चाहिए कि यार दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर डिप्रेशन का भी शिकार कई बार कई सारे लोग हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द जो कि पूछे जा सकते हैं, और प्राइस के बारे में भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी मतलब अपोजिट, डोपिंग मतलब जो भी यहाँ पर नशीले पदार्थ ले रहे हैं उसको रोकने वाली एजेंसी। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। जो वाडा है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि जो भांग होती है ना, भांग में से कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो निकलते हैं,
कई सारे लोग उसको यूज करने की बात करते हैं, पर यहाँ पर जो मैरिजुआना है यहाँ पर अगर बात करें उसके अंदर में, तो ये वाडा बोलता है कि इसको बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बैन लिस्ट में। जो यहाँ पर जब बात करते हैं इसके चलते, तो ये ड्राई लीव्स जो फूड होते हैं, स्टेम होता है किसका, कैनबीज, यानी कि जो भांग होती है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर है, तो ये इसको लेकर बात कर रही है। कई बार सारे लोग कहते हैं कि अच्छा है, बेसिकली डॉक्टर कई सारे रिकमेंड करते हैं, पर लेकिन उसके ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है कि वो क्या है। तो वाडा को स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, और यहाँ पर ये मेंटेन करती है लिस्ट प्रोबेट ऑफ जो प्रोबेटेड सब्सटेंस है, यानी कि जो गलत चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि पोटेंशियल टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, ठीक है, इसी के साथ में रिप्रेजेंटिंग ए हेल्थ रिस्क टू एथलेटिक्स जो भी होते हैं, और वोलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, अगर ये चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है तो यहाँ पर उसको बैन कर दिया जाएगा। तो वाडा जो यहाँ पर बैन कर रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हेल्थ रिस्क भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इस तरीके की चीजें अगर कोई लेता है तो उसके चलते यहाँ पर इनको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। हेल्थ के बारे में यहाँ पर ये वाला आर्टिकल भी, और बात की जा रही है एक पर्टिकुलर योजना के बारे में जो कि है यहाँ पर आयुष स्वास्थ्य योजना। ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम लगी मुझे पर्सनली। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जो है कोयल जो है वो कौवों के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, और कौवा जो है उन अंडों को समझकर अपना जो है उनको बेसिकली ध्यान रखता रहता है। ऐसी चीजें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर एलोपैथी के जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, उसको बेसिकली उसके अंदर में जो आयुर्वेदा की सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या करिए, ऑथेंटिक जो यहाँ एक तरीके से नहीं चीजों को ऑथेंटिक करना, तो क्लासिकल आयुर्वेदा इंटरवेंशन टू प्रमोट द कम्युनिटी हेल्थ जो केयर, और प्रोवाइड करना सपोर्ट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आयुष मेडिकल जो हेल्थ यूनिट है, जो भी रेप्यूटेड आयुष या फिर एलोपैथी के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर में, ठीक है। तो एक तरीके से सही डायरेक्शन में चीजों को आगे लेकर चला जा सके। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी है। आप लोगों के सामने यहाँ पर अप्रैल 2021 में और से लेकर यहाँ पर मार्च 2026 तक का यहाँ पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ताबड़तोड़ काम कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ ऐसे न्यूज जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, और फैक्चुअल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पूछ ले आते हैं। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर अभी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर इसका 12वां एडिशन अभी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि यूएन ई गवर्नमेंट सर्वे है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ई गवर्नमेंट सर्वे है यहाँ पर। इसके अंदर में जब डिजिटल गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो टोटल मिलाकर 193 मेंबर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला जो मोस्ट पॉपुलस जो सिटी यहाँ पर ईच मेंबर, तो वो भी यहाँ पर असेसमेंट किया गया, और लगभग मोर देन 20 ईयर्स ऑफ डेटा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ए विजन ऑफ फ्यूचर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर काम किया जाता है। तो पूछा जाए कि ई गवर्नमेंट सर्वे 2022 जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये रिलीज किया जाता है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई गवर्नमेंट सर्वे द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट, ये है बेसिकली इसका पूरा नाम, और ये असेसमेंट करता है 193 मेंबर के जो भी यहाँ पर इसके अंदर है मेंबर। एक इंपॉर्टेंट बात बता दो आप लोगों को, सुनकर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमारा देश है भारत देश के अंदर में आप लोगों को टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं पता है ना, कितने राज्य हैं टोटल मिलाकर 28 राज्य स्टेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में 28 स्टेट हैं, उसी पैटर्न में जब आप लोग यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्टेट यानी कि जो यहाँ पर हमारी कंट्री है उनको यहाँ पर एज ए स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हमारी कंट्री एक स्टेट बन जाती है जब यूएन के अंदर में जाते हैं, तो यहाँ पर 193 स्टेट हो गए। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है ये 105 देखने को मिल रही है ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में, और 61 है यहाँ पर ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। तो डाउन हो गई है 2020 से रैंक अगर बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक तरीके से जो पहले थी उसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे टॉप पर कौन है, वो है डेनमार्क 1, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में, और जापान है 1 को कहां पर, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स के अंदर में। तो हमारी रैंक और टॉप पर कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया सर्वे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जहां से डायरेक्ट आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में भी सारी स्लाइड है आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ लेना, डाउट साथ में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए कम से कम जो शॉर्ट न्यूज है उसको अभी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे आगे और चीजें देखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो आप लोग अपनी, क्योंकि चीजें तभी आप लोग अच्छे से एग्जाम में फोकस कर पाओगे। आगे चलते हैं यहाँ पर IR इंटरनेशनल रिलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ ले। तो यहाँ पर 1000
267, ये एक पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर जो बेसिकली यूएन के अंदर में ये पर्टिकुलर एक कमेटी देखने को मिलेगी जो कि सैंक्शन के बारे में बात करती है टेररिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर इंडिया जो है काफी लंबे समय से बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट है जिनके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। इंडिया और यूएस से मिलकर यहाँ पर लश्कर तैयबा के जो लीडर हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल के अंदर में, वो कई बार यहाँ पर हम लोग उस पर सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, पर चाइना यहाँ पर बार बार ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर चाइना ने फिर से इसको ब्लॉक कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कमेटी है इसके बारे में याद रखिएगा, ये 1999 में फॉर्म की गई थी। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, 1999 से पहले अगर आप लोग जाओगे तो उस टाइम से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता था कि ऐसा कुछ बोला जाता था कि यहाँ पर टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ में रिलेशन खराब है, इसलिए फालतू में ऐसी बात बोलता रहता है। पर लेकिन जब यहाँ पर यूके के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, यहाँ पर यूएसए के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जाकर फ्रांस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले, और यूरोप के अंदर जब खलबली मची यहाँ पर और ISIS ने अपना झंडा फहराया, तब जाकर इनको इंडिया की बात याद आई, यार उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसने अच्छी बातें बोली थी। तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, फिर इनको समझ में आ गया और इनको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट जो एक तरीके से यहाँ पर इराक जो लेमिनेंट जो आप लोगों को देखने को मिला है अल कायदा के साथ में, ये सारे इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन अगर किसी को इस कैटेगरी में लाना होता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, कौन कौन से हैं बताइए। उनमें से एक चाइना भी है, यूएसए भी है, यूके भी है और एक रशिया भी है। एक बच गया, वो बताओ कौन है। तो यहाँ पर ये जब चाहे यहाँ पर उसको रोक देते हैं, इनमें से अगर कोई भी वीटो कर देता है तो वीटो बड़ी खतरनाक चीज है। ये वीटो का मतलब ये होता है यहाँ पर कि 5 मेंबर में से एक भी मेंबर अगर बोल दे कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर में और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया भी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर है। कौन सी बार है यहाँ पर अब की बार, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, बताओ ये इंडिया का कौन सा नंबर है। ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं और वीटो किस आर्टिकल के अंदर आती है। ये वो चीजें जो कई बार बता चुका हूं, जिस किसी को आंसर नहीं पता है वो जाकर सर्च करना और आंसर जरूर लिखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कल आंसर मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आप लोग को पूरे आंसर मिल जाते हैं। लास्ट वीडियो के नीचे जाकर देखोगे अगर आप लोग, जैसे आज के जो कल के जो आंसर है वो आप लोगों को बेसिकली कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, जो सबसे अच्छे आंसर देता है, तो वहां से जाकर आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं चीजें, तो ये हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों के सामने डाउट नहीं होना चाहिए। कई सारी दवाइयां इतनी खतरनाक होती हैं जो कि हमारे देश में बैन कर दी जाती हैं, पर फिर भी कॉन्टिन्यूसली उसको यूज करते रहते हैं, और यहाँ पर इसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसे यहाँ पर एक है एंडोल्फाम, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर 2011 में इसका बेसिकली एक्सपोर्ट, यूज और सेल सारी चीजें बैन कर दी गई थी, पर लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूसली कर्नाटका और केरला के अंदर में जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये फसलें आप लोगों को देखने को मिल रही है, काजू, रबर, नारियल, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की स्लाइड में मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। जिसको जो भी चीज समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। सारी चीजें ऐसी की ऐसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो भी चेंज है वो यहाँ पर बेसिकली वो कर दिया गया था 2011 में कि इसको यूज नहीं किया जाएगा, पर केरला गवर्नमेंट जो है वो अभी भी यहाँ पर इसको बेसिकली यूज कर रही थी इन फसलों को बचाने के लिए। तो इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। एंडोल्फाम जो है यहाँ पर उसको इंसेक्टिसाइड बेसिकली बोला गया एक तरीके से, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो कि बैन कर चुके हैं इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत भी। पर लेकिन यहाँ पर अभी जब यूज किया जा रहा है और केरला गवर्नमेंट के द्वारा अब बोला गया है, इसके ऊपर क्लैरिटी पूछी जा रही है जब उनसे, और कई सारे लोग यहाँ पर इसके चलते इसकी चपेट में आए, तो यहाँ पर अभी केरला गवर्नमेंट उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही थी, पर वो भी प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे इशू रहते हैं जिनको बंद कर दिया जाता है, पर कॉन्टिन्यूसली वो चीजें यूज होती रहती हैं और ऐसी सिचुएशन फिर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जरूरी है कि इनको रोका जाए। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक न्यूज है जो कि याद रखिएगा, पूछ लिया जाए इसको बैन किया गया था, कब बैन किया गया था, तो ये कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये है इंडियन ओशियन रीजन IOR+ कनक्लेव के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहाँ पर कवर हो जाती है, हिंदी में इसको बोलते हैं हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जो प्लस जो यहाँ पर कॉन्क्लेव है ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी जो थीम है वो है हिंद महासागर में चुनौतियां क्या क्या है और सहयोग, यानी कि एक तरीके से चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशन इन द इंडियन ओशियन। तो हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर इस फोरम के अंदर नेम दिया गया IOR+।
तो आइडिया ये रहता है कि जो भी शेयर एक तरीके से यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को साथ में लेकर चलना है, जो आसपास की जो कंट्री है बेसिकली, यानी एक तरीके से इंडियन ओशन के अंदर में जो भी कंट्री है जो आसपास में बॉर्डर टच करती हैं इंडियन ओशन का, उनको सबको भी साथ में लेकर यहाँ पर चला जाए। तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे डिफेंस में कोऑपरेशन करना है, ठीक है। सारी चीजें वही रहती हैं, कैसे हम लोग को एक दूसरे के साथ में मिलकर कोई भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, कोई जहाज खराब हो गया उसको कैसे रिपेयर करना है, कोई यात्रा हो रही है उसको कैसे एक तरीके से सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, तो कौन है यहाँ पर इसके मिनिस्टर और इसकी थीम क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ बैठे तो कंफ्यूजन आना नहीं है, और कंफ्यूजन अगर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जानी है। तो माइंड में क्लैरिटी रखकर ही चीजों को आप लोगों को आगे बढ़ना है। थोड़ी सी एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं, जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के बारे में, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में आप लोगों को टोटल मिलाकर वैसे अगर इसके अंदर 14 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर जब प्लस की बात कर देते हैं इसमें तो 23 आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इवन फ्रेंच यानी कि फ्रांस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिर फ्रांस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस का एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर में, उस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है उसका, ठीक है। तो देखता हूं कौन उस आइलैंड का नाम बता पाता है। जरूरी है ये आप लोगों को उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर बात करो। इंटरनेशनल रिलेशन क्या, बस बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, और ये ट्रेड है चाइना के साथ में। चाइना के साथ में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या आप लोगों को देखने को मिलती है, मैक्सिमम चीजें हम लोग चाइना को बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग खरीदते हैं, एक्सपोर्ट काफी कम करते हैं। और अभी सबसे बुरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे दीपावली आप लोगों को देखने को मिलती है, तो दिवाली पे भी दुनिया भर के चाइनीज माल आप लोगों को मार्केट में फ्लड होते हुए नजर आते हैं। चाइना की लड़ियां, चाइना की मोमबत्तियां, अलग अलग तरीके की बड़ी सस्ती सी छोटी छोटी सी पता नहीं कहां से आइटम बनाकर लेकर आते हैं, और काफी ज्यादा सस्ती रहती है मार्केट में, और लोग उनको खरीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता माल बेसिकली देखने को मिलता है, भले ही वो डुप्लीकेट हो जैसा भी हो, लेकिन सस्ता है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो इसके चलते अभी फिलहाल जब यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया, एक डेटा सामने निकल कर आया, चाइना जो है वो यहां पर आप लोग देखते हैं चाइना का टोटल ट्रेड सरप्लस विद इंडिया वो 1 ट्रिलियन यहां पर सरपास कर चुका है। मतलब चाइना से हम लोग जो माल खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो इतना हो चुका है पिछले कुछ टाइम में, अगर आप लोग काउंट करोगे कि 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इतना सारा सामान हम लोग चाइना से खरीद रहे हैं, तो आप लोग क्या दिक्कत है, इसमें बना बनाया सामान मिल रहा है, क्या दिक्कत जा रही है। आप लोग खुद सोचो कि आज की डेट में जितना किसी देश के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, वहां से सामान खरीद कर लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि वहां पर वो सामान उसके देश में बनाया गया है, उस देश में वो सामान बनाया, तो वहां पर कुछ न किसी लोकल इंसान को वहां पर जॉब मिली होगी, जिसने यहां पर ये सामान बनाया उसने यहां पर जॉब मिली होगी यहां पर, और उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। सोचो एक मिनट के लिए, हमारे देश का गन्ना यूज करके गुड़ बनाया जाता है, तो गन्ना किसानों का था, किसानों को पैसा मिला, वो गन्ना जब मिल के अंदर में गया उससे गुड़ बनाया गया, तो मिल में जो वर्कर थे उनको पैसा मिला। अब उस गुड़ को ले जाकर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री में। हमने वो गुड़ जो है वो हम लोगों ने जापान में भेज दिया, जापान में, जर्मनी, इनको ये गुड़ खा रहे हैं वहां पर जाकर, तो उसका सारा पैसा बेसिकली कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देखा जाए, हमारे किसानों में, हमारे मजदूरों में, हमारा जो मिल फैक्ट्री वर्कर है वहां पर एक तरीके से, और मिल के ओनर के पास में। और सारी चीजों को जब ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहां पर टैक्स मिल रहा है हमारी गवर्नमेंट को, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को वहां से टैक्स भी मिल रहा है। पर लेकिन अगर यही सब चीज हम लोग बनी बनाई बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं, तो जो सारा फायदा देखने को मिल रहा है ना, हमारे किसान, हमारे मिल वर्कर, हमारे मिल फैक्ट्री के ओनर, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और सारा का सारा चला जाता है चाइना के अंदर में। यानी कि चाइना का किसान होगा, चाइना का फैक्ट्री वर्कर होगा, चाइना का मिल ओनर होगा, और चाइना की गवर्नमेंट होगी जिसको टैक्स मिलेगा, उसका प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो उनकी थाली में खाना पहुंच जाता है हमारी किसानों की थाली में से निकलकर। ऐसा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि बना बनाया माल खरीदने में क्या प्रॉब्लम है वो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। आप लोग के सामने दिक्कत है, अगर बना बनाया माल आप लोग खरीद रहे हैं, यहां पर खुद बनाकर अपने देश से बेच रहे हैं, तो आप लोगों को फायदा देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से, ठीक है, कि हमारे ही देश के किसान, हमारे ही देश के वर्कर, हमारे ही देश के मिल ओनर, हमारे ही देश की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और पैसा मिलेगा। अब आप लोग सोच लो ये सही होता है या फिर गलत होता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्या दिक्कतें इकोनॉमी में देखने को मिलती है जब बना बनाया सामान हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। आया कुछ समझ में? तो सोचना इसके बारे में जरूर। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है और यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस वो मिले, और इनके द्वारा लॉन्च किया गया, मैंने बोला था मिशन लाइफ, याद रखिएगा, भूल मत जाना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई थी, क्लाइमेट जो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंडली बिहेवियर के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन रखा गया यहाँ पर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की थी, यहाँ पर ये गुजरात के अंदर में। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
जो एक सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज देखने को मिल रहा है, ये आप लोग याद रखिए केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या नाम है, यहाँ पर ये है बेसिकली बाल वाटिका, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सुधारना है उसके बारे में बातें की जा रही है। हिंदी में भी बता दी सारी बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो हिंदी वाले सारे बच्चे अपना ये पीपीटी डाउनलोड कर लिया करना। तो हाफ पोर्शन तो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो ही गया। आराम आराम से आगे भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आसानी से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीजें आराम आराम से आगे बढ़ती रहेंगी, ओके। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है न्यू पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम? यूनाइटेड नेशन, चाइना, यूके, सिंगापुर, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन से आंसर देता है। पाकिस्तान रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन, ये बेसिकली फॉर्मर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अडॉप्ट की गई थी बेसिकली मुस्लिम लीग के द्वारा। कौन से ईयर में? 1940, 1942, 1945, 1947। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि यहाँ पर चीजें याद रख लेते हैं, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है यार। कम्युनिटी सेक्शन में जो आप लोगों के लिए पोस्ट की जाती है ना, उसमें भी मुझे लगता है कि मैंने कहा ये चल क्या रहा है भाई, ये तो बता दो। उसमें क्वेश्चन पोस्ट करने के मतलब पढ़ाने के बाद वीडियो के अंदर भी कम्युनिटी में क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देते हो, तो यार ये तो गलत बात है। ये तो बेसिकली मतलब बिल्कुल ही गलत बात है। ये तो फिर अंदर से मैंने कहा पढ़ा क्या रहा हूँ यार, मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग आती है, तो गलत है, ऐसा मत किया करो, ठीक है। अष्टप्रधान जो है, अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर किसके अंदर थी? यहां पर गुप्ता, चोला, मराठा या फिर राजपूत? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन उठा के देख लेना, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन एनालिसिस करना, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सी सेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इसको अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन का आंसर देना। तब तक आप लोगों के सामने घाघरा रिवर, तो घाघरा रिवर आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये है घाघरा रिवर, ठीक है। ये सिस्टम है यहाँ पर घाघरा रिवर का, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। कई सारे बच्चे बोले थे सर रिवर समझ में नहीं आती है, तो देख लिया करो यार। अब देखता हूँ ट्राई करके, जितना हो पाएगा टेंशन मत लेना, उसको कोशिश क्या करेंगे अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो ये जो गंगा रिवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसी के अंदर आप लोग यहाँ पर घाघरा सिस्टम जो है, इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को नजर आएगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि गंगा सिस्टम के अंदर ही आप लोगों को घाघरा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसकी जो लेंथ है 1080 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन कौन से राज्य से बह रही है ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देता है। बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उसको आप लोग देख लेना, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन है एक बार उनके आंसर बता देता हूँ। संडे है, वैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं सर संडे में तो थोड़ा सा रहम कर लिया करो। रहम तो यार आप लोगों के ऊपर जिंदगी नहीं करेगी अगर थोड़ा सा भी आप लोग अपने आप को लापरवाही बरतोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों के सामने वो है ए 1940। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों के सामने है, तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, यहाँ पर है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये है बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में जब हम लोग बात करते हैं अष्टप्रधान, ये याद रखिएगा मराठा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था ये, जो शानदार तरीके से फॉलो इनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सी सेट वाले का आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, जो ये क्वेश्चन था। तो ये है बेसिक चीजें, अच्छे से आप लोग एंजॉय किया करो। और बाकी जो पर्टिकुलर पर्सन थे वो थे इमरान खान साहब, जिनका पॉलिटिकल कैरियर यहाँ पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया गया था, ओके। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होंगी। और ये है आज की वोकैबुलरी, आप लोग इनको देख लेना, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आप लोग रख लेना, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, इनको थोड़ा सा साथ में लेकर चलना, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर, कोई भी डाउट हो, समस्या हो तो उसको पूछ लेना। पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, और वहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पोस्ट किया जाता है बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए भी, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं यहाँ पर। और जिसका भी सिलेक्शन होता है उसके नाम के आगे कांग्रेट्स जरूर लिख दिया करो यार, इतना कम से कम आप लोग इतना तो खरीद सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये तो बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए यार। परिवार में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो खुशी तो सबको होनी चाहिए, है कि नहीं। आप लोगों का सिलेक्शन होगी नहीं सबको खुशी उस टाइम पर। और इसी के साथ में धनतेरस कैसा रहा जरूर बताना, और कैसे दीपावली को सेलिब्रेट करने वाले अपने पढ़ाई के साथ में वो भी जरूर बताना। अच्छे से एंजॉय करते रहो यार, पढ़ाई को साथ में लेकर चलना है, तभी सही तरीके से चीजों को एंजॉय कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।